नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका यहाँ पर अब मिस्टर वालिया के साथ अपनी मीटिंग कर ही रही थी और अब क्योंकि उनकी मीटिंग काफ़ी लंबी चल जाती है इसलिए अब अनिका वहाँ से उठते हुए कहती है, ठीक है मिस्टर वालिया। और ये कहते हुए अनिका जैसे ही चलने लगती है वो फिर से मिस्टर वालिया से कहती है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पर आपके साथ क्या मीटिंग करने आई हूँ, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। अनिका की ये बात सुनकर अब मिस्टर वालिया हैरानी से अनिका को देखने लगते हैं। तो भी यहाँ पर अनिका कहती है, गलत मत समझना, मेरा मतलब ये है कि मिस्टर मारवा से भी नहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है मैं नहीं चाहती कि मिस्टर मारवा को उसके बारे में पता चले, क्योंकि जो भी डिजाइनर ड्रेसेज मैं आपसे मिस्टर मारवा के लिए बनवा रही हूँ वो उनके लिए एक सरप्राइज है, दैट्स वाई। अब इतना कहने के बाद अब अनिका वहाँ से मिस्टर वालिया को बाय बोलकर अब उसके ऑफिस से निकल जाती है। उसके ऑफिस से निकलने के बाद अनिका भी यहाँ पर वहाँ पार्किंग लॉट में लगी हुई अपनी गाड़ी के पास आती है और वो अब अपनी गाड़ी को ऑन करके अपनी गाड़ी में बैठकर अब दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर सीधे ही मारवा हाउस आने वाली थी, इसलिए इधर वो अपनी गाड़ी को मारवा हाउस की तरफ मोड़ देती है। अनिका जब अपना काम खत्म कर आ गई थी और वो अब अपनी गाड़ी को मारवा हाउस के पार्किंग लॉट में पार्क करने के बाद अब वो यहाँ पर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अनिका भी यही सोचती है कि बस एक बार मिस्टर मारवा के लिए वो सूट आ जाए तो मुझे एक बार उनका रिएक्शन देखना है। इतने सालों से ही तो मिस्टर मारवा हर एक बार मेरे लिए हर ओकेजन पर कुछ न कुछ वही डिसाइड करते थे, लेकिन अब की बार सेम वही मिस्टर मारवा के लिए करके मुझे भी देखना है उन्हें कैसा लगता है, क्योंकि हर बार बस वही मेरे लिए करते हैं। इस बार मुझे भी यही फीलिंग एक बार चेक करके देखनी है। मैं देखना चाहती हूँ कि मिस्टर मारवा का मुंह कैसा होगा। आई होप बस जो डिज़ाइंस मैंने उनके लिए सेलेक्ट किए हैं वो सब उन्हें अच्छे से पसंद आ जाए, क्योंकि ये इससे हम दोनों के ड्रेस कोड भी सेम हो जाएंगे और सब सच में जिस तरह से मिस्टर मारवा चाहते हैं कि सबकी नज़र मुझ पर रहे, मैं ही पूरी पार्टी में सबसे सुंदर लगूं, तो उसी तरह से अब मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे साथ मिस्टर मारवा भी अच्छे लगें। बस एक बार उनका रिएक्शन अच्छा सा मिल जाए, ये सोचते हुए ही अनिका अब अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं। अनिका के चेहरे पर यहाँ पर स्माइल थी, क्योंकि रोहित के लिए आज ये सब कर अनिका को सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमेशा से जब भी रोहित अनिका के लिए करता था तो अनिका को हालांकि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें उसके लिए करता हुआ देखकर अब अनिका भी उस फीलिंग को महसूस करना चाहती थी कि आखिर रोहित हमेशा आगे से आगे उसकी ये ड्रेसेज क्यों डिजाइन करवा देता है। और वैसे भी अनिका के पास समय कम होता था तो इसीलिए, लेकिन अब अनिका को इन सब कामों में करने में थोड़ी दिलचस्पी आ रही थी। और इधर यही सब सोचते हुए ही अनिका अपने रूम में चली जाती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया यहाँ पर अब अपने बेड पर बैठे हुए थे। करण गुलेरिया अभी स्वाति मल्होत्रा के लिए ही सोच रहे थे कि आखिर वो स्वाति के लिए कौन सा सरप्राइज प्लान करे। वो स्वाति के बर्थडे के लिए ऐसा क्या सोचे जो सच में यूनिक हो, जिससे स्वाति भी खुश हो जाए। वो भी यही सोचते हैं कि इतने सालों के बाद स्वाति अब मेरे साथ है और इसलिए मुझे स्वाति को कुछ बहुत ही अच्छा सरप्राइज देना चाहिए। हालांकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि स्वाति को कैसे सरप्राइज पसंद है, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो किसी भी चीज़ से अट्रैक्टिव होती नहीं है। इसलिए जो भी कुछ मैं स्वाति के लिए करूँ वो कुछ ऐसा हो कि उसे एक पल में ही देखते ही वो सब पसंद आ जाए। अभी यहाँ पर करण गुलेरिया यही सोच अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्वाति को एक बार देखने से ही पसंद आ सकती है। इसलिए अब वो ये सोच ही रहे थे तभी उन्हें याद आता है कि उसे तो एक बार मिस्टर यशपाल अग्रवाल से कांटेक्ट करना था।
ये सब सोचते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने मन में सोचते हैं कि हाँ, वैसे भी यशपाल अग्रवाल से तो उसे बात करनी ही थी, लेकिन साथ के साथ अब उसे ध्यान आता है कि वो तो डायमंड कंपनी की साइट पर मुझे मिल जाएंगे। इसलिए अब करण गुलेरिया यहाँ पर अब अपने लैपटॉप को खोल कर अपने बेड पर खोल कर बैठ जाते हैं और अब वो यहाँ पर यही सोचते हैं कि वो एक बार बस मिस्टर अग्रवाल के साथ अपनी मीटिंग फिक्स कर ले, उसके बाद वो उन्हें अच्छे से मिल सकते हैं और उसके जितने भी सवाल हैं वो उनसे पूछ सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पर अपने बेड पर एक लैपटॉप टेबल लगाते हैं छोटी सी और उसके ऊपर अब अपने लैपटॉप को ऑन करके अब उस लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर करण गुलेरिया अब उस साइट पर आ जाते हैं। अब जैसे ही करण गुलेरिया अब उस साइट पर आते हैं तो यहाँ पर उसके एक साइड कोने में एक ईमेल एड्रेस दिखाई देता है। उस ईमेल एड्रेस को देखने के बाद करण गुलेरिया उसे वहां से कॉपी करके अब वहीं पर लैपटॉप की दूसरी विंडो में लैपटॉप में ही अब एक और स्लाइड में वो यहाँ पर अब अपनी ईमेल से लॉगिन करते हैं और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद करण गुलेरिया अब यहाँ पर मिस्टर यशपाल अग्रवाल को अब वो एक ईमेल टाइप करने लगते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि हेलो मिस्टर अग्रवाल, आई होप यू विल बी फाइन, आई वांट टू मीट यू, कैन यू प्लीज गिव मी योर अपॉइंटमेंट, इट्स अर्जेंट फॉर मी। और इतना टाइप करने के बाद अब वो इस ईमेल को अब मिस्टर यशपाल अग्रवाल को सेंड कर देते हैं। इस ईमेल को सेंड करने के बाद अब करण गुलेरिया यही सोच रहे थे कि वो बस अभी थोड़ी देर का रेस्ट कर ले, क्योंकि पिछले दिन और रात से करण गुलेरिया ने अब तक इतने घंटों में अपनी आंखें तक नहीं झपकाई थी। इसलिए अगर सच देखा जाए तो वो काफ़ी थक भी चुके थे और वो थकावट उनके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी। यही सब सोचते हुए करण गुलेरिया सोचते हैं बस वो थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद ही फिर वो स्वाति के लिए कोई सरप्राइज सोचेंगे, क्योंकि अभी उनका शरीर और उनका दिमाग इतना थक चुका था कि उन्हें एक छोटे से नैप की तो ज़रूरत डेफिनेटली थी। और वो एक छोटा सा नैप लेने के लिए करण गुलेरिया वहाँ पीछे सिर टिकाकर बेड से अपना सिर टिकाकर अब वो आराम से थोड़ा सा लेट जाते हैं। और अब यहाँ पर जैसे ही करण गुलेरिया लेटे तो क्योंकि इतने घंटों से वो कंटिन्यूसली काम कर रहे थे तो लेटते ही अब उनकी आंखें लग गई। जितनी जल्दी उन्हें आंख लगी उन्हें खुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। इधर यहाँ पर दूसरी तरफ आकाश गुलेरिया जो कि अभी भी परेशान था क्योंकि एक श्रेया थी जो दरवाजे को खोल ही नहीं रही थी। बाकी यहाँ पर मयूर सिद्धांत और ओमकार ये भी उन तीनों को मनाने के लिए चले गए थे। यहाँ पर बाद में बचा था आकाश, तो आकाश भी अब अपने कमरे के बाहर चला जाता है और अब वो यहाँ पर अपने दरवाजे को नॉक करने लगता है। यहाँ पर दरवाजे को नॉक करते करते आकाश साथ के साथ श्रेया को भी आवाज लगा रहा था, जिसमें वो कह रहा था श्रेया देखो श्रेया, प्लीज प्लीज दरवाजे को खोल दो। अरे अब कितना नाराज होगी भला, ऐसे नाराज होकर भी कोई पनिशमेंट देता है क्या? देखो श्रेया अगर तुम्हें मुझे कोई पनिशमेंट ही देनी है तो प्लीज एक बार दरवाजा तो खोल दो। तुम जो भी पनिशमेंट मुझे देना चाहोगी मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज ऐसे नाराज होकर तो कोई पनिशमेंट नहीं होती ना। देखो श्रेया ये तो इस तरह से तुम्हारा भी बीपी लो या हाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नाराज होकर तो तुम मुझे पता है कि फिर अपने आप को ही हर्ट करती रहोगी। इसलिए प्लीज प्लीज एक बार दरवाजा खोलो श्रेया, देखो पहले मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। और यहाँ पर अब आकाश इसके इतना कहने के बाद अब यहाँ पर वो बार बार बस श्रेया ही कह रहा था और साथ के साथ वो ये भी कह रहा था कि श्रेया प्लीज दरवाजा खोल दो। देखो अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद ना मैं खाना खाऊंगा ना मैं पानी पीऊंगा। अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया अब जब श्रेया ने कैसे भी दरवाजा नहीं खोला तो वो यहाँ पर अपनी भूख और प्यास की बातें अब श्रेया से करने लगता है कि शायद श्रेया को अब उसके ऊपर कुछ तरस आ जाए। इधर यहाँ पर अपने रूम में बैठी हुई श्रेया आकाश की हर एक बात को सुन रही थी और अब वो कहती है नहीं आकाश, इस बार नहीं, इस बार मैं दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। आज तुम कुछ
कुछ भी कर लो, और वैसे भी तुम्हें खाना खाना है खाओ, पानी पीना है पियो, या मेरे उससे चाहे कुछ भी मत करो, मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मिस्टर आकाश गुलेरिया इतना फरी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने तो हमेशा से ही मिस्टर आकाश गुलेरिया को अपने ऑफिस के काम में बिजी देखा है। कभी इधर कभी उधर, कहीं उसकी फाइलें इधर होती हैं, कहीं ऑफिस में होती हैं, कहीं यहाँ हमारे कमरे में होती हैं, और कई बार तो वो घंटों घंटों तक हमारे कमरे में भी जो टाइम उसका मेरे लिए होता है उसमें भी वो लैपटॉप पर बैठा रहता है। तो मुझे आज अजीब लग रहा है कि वही मिस्टर आकाश गुलेरिया आज इस तरह से इतना फरी नजर आ रहा है, जो दरवाजे पर काफी समय से दरवाजे को नॉक कर रहा है। इसलिए मिस्टर आकाश गुलेरिया, आप मेरा सजेशन मानिए, आप अभी यहाँ से जाइए और जाकर अभी अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए। और हाँ, अगर आज के लिए कोई मीटिंग ना भी हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, तो अभी के अभी कोई भी मीटिंग आप फिक्स कर लीजिए, और हाँ, कोई ना कोई न्यू डील साइन कीजिए, क्योंकि आपके लिए यही सब जरूरी है ना, क्योंकि आपकी सुबह मीटिंग और डील्स के साथ शुरू होती है और रात उन्हीं पर जाकर खत्म हो जाती है। इधर ये कहते हुए ही श्रेया अब अपने पिल्लो को अपनी गोद में रखते हुए कहती है, बस आकाश, अब बहुत हो गया है। अरे इतने सालों से मैं भी यही सोच रही थी कि तुम अपने लाइफ में बिजी हो, इसलिए मैंने कभी ये समय नहीं मांगा। लेकिन आकाश, तुम जितना बिजी रहते हो उतना बिजी तो रोहित मारवा भी तो रहता है, क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन एक पल के लिए सोच कर देखो आकाश, रोहित भी तो एक बिजनेस टाइकून है ना, उसका बिजनेस भी कोई कम बड़ा नहीं है, इसलिए वो भी तुम्हारे लेवल का ही है। लेकिन देखो ना, वो अनिका के लिए कितनी शिद्दत से ही हर एक प्लान को सोचता है, उसकी हर एक ड्रेस कितनी अच्छी होती है, उसके हर एक सरप्राइज कितने प्यारे होते हैं आकाश। तो जितना स्पेशल रोहित मारवा अनिका को कराता है, तुमने तो उसका आज तक मुझे 5% भी नहीं कराया। इस बार तो मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठूंगी आकाश, क्योंकि अब बहुत हो गया है। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम्हें इस कमरे में आना है तो जाओ जाकर रोहित मारवा से कुछ सीखो कि अपनी बीवी के लिए क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, क्योंकि होगे तुम भी बिजनेस में टॉप। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि मुझे तो सेम मेरा पति ऐसा चाहिए जो अपनी फैमिली के लिए भी थोड़ा सा समय निकाले। श्रेया, जो कि यहाँ पर अपने अंदर इतने सालों से दबाए हुआ तूफान अचानक से श्रेया का फूट पड़ा था, क्योंकि आज तो श्रेया को ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश तो उससे प्यार ही नहीं करता। जब से उसे रोहित और करण के बारे में पता चला कि उन्होंने पूरी रात जागकर इन दोनों के लिए खुद मिल्क केक बनाया है, तो यही सब श्रेया मन ही मन कहीं आकाश से भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि आकाश भी श्रेया के लिए कुछ अलग ही करे। इसलिए अब यहाँ पर श्रेया कहती है कि इस बार तो मैं शांत नहीं बैठने वाली हूँ, चाहे अब मिस्टर आकाश गुलेरिया अब कुछ भी कर लो। जहाँ श्रेया अभी आकाश के लिए दरवाजा तक नहीं खोल रही थी, तो वहीं बाकी के लोगों का भी यह हाल यहाँ पर आकाश के जैसा ही था, क्योंकि मयूर भी अभी दरवाजे पर खड़ा होकर बस दरवाजे को ही खटखटाए जा रहा था, और उधर से राजलक्ष्मी भी दरवाजा नहीं खोल रही थी। इधर मयूर कह रहा था, देख राजलक्ष्मी, प्लीज दरवाजा खोल देना, देख मुझे अपने दोनों ही बच्चों के साथ सोना है। अब यहाँ पर मयूर की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, नहीं मयूर, बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ, बच्चों के साथ यहाँ पर सोकर क्या करोगे? तुम्हें तो हमेशा से ही गुलेरिया परिवार की सिक्योरिटी देखनी है ना, तो जाओ, तुम्हारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ना, तुम जाओ और उन सभी के साथ जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम हमेशा अपने काम में रहते हो ना। अरे तुम कितने दिन तक गुलेरिया हाउस से भी दूर रहते हो। याद है मयूर, जब तुम पेरिस में गए थे तो कितने समय के बाद तुम यहाँ पर लौट कर आए थे, तो क्या तब तुम्हें अपने छोटे छोटे बच्चे दिखाई नहीं दिए?
अरे सोचो ना मयूर, मेरे लिए अकेले सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर गुलेरिया परिवार में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, नौकर चाकर की किसी की भी नहीं। लेकिन इमोशनली तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट हमेशा से ही चाहिए था। लेकिन नहीं मयूर, तुम जाओ और अभी अपना सारा का सारा सपोर्ट यहाँ पर गुलेरिया परिवार की सिक्योरिटी पर दो। नाउ आई हैव नो नीड फॉर यू, इसलिए जाकर उन्हीं के लिए काम करो। हालांकि गलत मत समझना मयूर कि मैं ये सब नहीं चाहती। इवन मैं खुश हूँ कि तुम अपने परिवार के लिए इतना कर रहे हो। लेकिन मुझे खुशी तब ज़्यादा होती मयूर जब तुम ये सब मेरे लिए भी करते, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरी तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एनीवे अब मैं तुम्हें इन सभी चीज़ों से फ्री कर रही हूँ मयूर। जाकर अपना काम करो। इस बार तो ये दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है। एक तरफ जहाँ मयूर भी अभी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर राजलक्ष्मी की ये सारी ही बातें सुन रहा था, और साथ के साथ उसे यहाँ पर रोहित मारवा और करण गुलेरिया पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो भी यहाँ पर अपने मन ही मन में सोचता है, अरे अगर इन्हें मिल्क केक अनिका और स्वाति आंटी के लिए बनाना ही था तो बना लेते, इन्हें कौन मना कर रहा था। लेकिन इन्हें इस तरह से सबके लिए वो मिल्क केक लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। अरे उन्होंने हमें मिल्क केक खिलाया है या हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि इतना मीठा तो वो मिल्क केक भी नहीं था जितना ज़्यादा ये हमारे बीच में एक धमाका हो गया है। अब तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे शांत करें तो करें कैसे। तो वहीं जहाँ मयूर गुलेरिया रोहित मारवा और करण गुलेरिया को कोस रहे थे, तो वहीं यहाँ पर सेम हाल ओमकार का भी था। हालांकि ओमकार तो इस कमरे में नहीं सोता था। ओमकार का यहाँ पर एक अपना अलग कमरा था, लेकिन उसे पता था कि प्रीति उससे नाराज हो गई है। इसलिए जब तक ओमकार प्रीति को नहीं मना लेता तब तक ओमकार को नींद भला कहाँ आने वाली थी। इसलिए ओमकार भी यहाँ पर प्रीति से रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रीति प्लीज दरवाजा खोल दो ना प्रीति। और यहाँ पर अब प्रीति भी कहती है, नहीं ओमकार, इस बार नहीं। जाकर सबसे पहले तुम जाकर रोहित जीजू से सीखो कि कैसे अपनी बीवी को खुश किया जाता है। हालांकि अभी हमारी एंगेजमेंट ही हुई है ओमकार, लेकिन तुम अगर अभी से सीखना शुरू करोगे तो डेफिनेटली जब तक हमारी शादी होगी तब तक तुम भी एक परफेक्ट हस्बैंड बन जाओगे। इसलिए जाओ, अभी यहाँ से जाओ। और देखो ओमकार, अभी मुझे ज़्यादा इरिटेट मत करना, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। अब और नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि जिस तरह से आकाश भैया और मयूर भैया ये राजलक्ष्मी और श्रेया भाभी को परेशान करते हैं, उन्हें टाइम नहीं देते हैं, तो तुम ये सब बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ओमकार ये सब मेरे साथ नहीं चलने वाला है। इसलिए अभी के अभी यहाँ से जाओ, और अब की बार ये दरवाजा तो तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम ये सब सीख कर नहीं आते। यहाँ पर अब ओमकार की भी यही हालत थी। ओमकार तो अब यहाँ पर अपने माथे पर अपना सिर रख कर कहता है, अरे मैं कहाँ फंस गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं अब इस लड़की को मनाऊं कैसे। जहाँ पर गुलेरिया हाउस में इन सभी का ही ये हाल हो रहा था, तो वहीं सिद्धार्थ का भी सेम यही हाल था। सिद्धार्थ भी बार बार नंदिनी से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन नंदिनी थी कि ये यहाँ पर दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक तरफ जहाँ पर ये चारों बहुत परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में श्वेता अब अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद अब यहाँ पर मम्मी चिल्लाते हुए मल्होत्रा हाउस के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर अब श्वेता की आवाज़ को सुनकर अब अंजलि मामी, जो कि किचन में कुछ काम कर रही थी, अब वो किचन से बाहर आते हुए ही कहती है, अरे श्वेता, क्या हो गया है? इस तरह से पूरे घर को अपने सिर पर उठाते हुए क्यों आ रही हो? कुछ हुआ है क्या? इधर अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, माँ देखो, मैं कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन हाँ, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इसके बारे में स्वाति भी बुआ को कुछ भी नहीं बताएंगी। अब यहाँ पर श्वेता की इस बात को सुनते हुए यहाँ पर अब अंजलि भी श्वेता के पास आ जाती है, और अब वो यहाँ पर देखती है तो श्वेता के हाथ में तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा केक था।
केक का डिब्बा था। अब उस डिब्बे को देखकर अब यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, श्वेता ये क्या है, क्या लाई हो इसमें। अब अपनी माँ की ये बात सुनकर अब श्वेता कहती है, माँ ये बुआ के बर्थडे के लिए केक है, इसलिए आप प्लीज इसे कहीं ऐसी जगह छुपा दीजिए जिसे बुआ को ये पहले दिखाई ना दे, क्योंकि ये बुआ के लिए एक सरप्राइज है और मैं नहीं चाहती कि ये सरप्राइज हमारा खराब हो। इधर श्वेता की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी भी श्वेता के हाथ से अब उस केक के बॉक्स को ले लेती है और अब उसे लेते हुए कहती है, तुम यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि देखो तुम सुबह से निकली हुई अब घर में आई हो। सच में श्वेता, अब तो अपनी शादी की तैयारियां करो ना बेटा, अब भी तुम इसी काम में बिजी रहती हो। यहाँ पर अपनी माँ की बातों को सुनकर अब श्वेता कहती है, माँ शादी की तैयारियां तो होती रहेंगी, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना, क्योंकि देखिए ना आलिशा दीदी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, तो अब उस टारगेट को भी तो मुझे पूरा करना है, इसलिए ये सब तो देखना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए ही अब श्वेता वहाँ पर सोफे पर बैठ जाती है और इधर अंजलि अब जैसे ही अब अंजलि यहाँ पर किचन में जाती है, तो अब श्वेता जो कि सोफे पर बैठी हुई थी वो अंजलि मामी को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ भी व्हाइट सॉस पास्ता बनाइए ना प्लीज, क्योंकि मेरा बस वही खाने का मन है और हाँ थोड़ा सा ज्यादा बनाना। अब श्वेता की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, हाँ मुझे पता है श्वेता, गुलेरिया हाउस से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, तो तुम उन्हीं बच्चों के लिए ही ज्यादा बनवा रही हो ना। अब अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, हाँ ये तो अच्छी बात है मम्मी, इसलिए ठीक है आप तब तक वो बना दो, तब तक मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और चेंज कर वापिस आती हूँ। इधर श्वेता की ये बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा भी कहती है, ठीक है श्वेता जल्दी जाओ, क्योंकि देखो सभी बच्चे अभी यहाँ पर आने ही वाले होंगे, इसलिए उनके साथ भी तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है ना। अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब श्वेता भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं अंजलि मामी भी अब किचन में जाकर केक को फ्रिज में रखकर चाय बनाने लगती है। अब यहाँ पर अंजलि मामी जब चाय को गैस पर रखती है तो वो बनाते हुए यही सोचती है कि मैं क्या गिफ्ट दूँ स्वाति को। अरे स्वाति मेरी कितनी अच्छी दोस्त है और उसके साथ मेरा एक ननंद भाभी का भी रिश्ता है, तो मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। अरे इतने सालों के बाद तो स्वाति हमारे साथ अपना बर्थडे मनाएगी, तो ऐसा क्या दो जो उसे पसंद आए। वैसे भी अनिका और रोहित जो गिफ्ट स्वाति को दे रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, उसके आगे मेरा गिफ्ट तो शायद कुछ भी ना हो। मैं माँ से बात करती हूँ कि कल के बाद ही हम कुलदेवी के मंदिर जाएंगे, और वैसे भी अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है। अनिका से कहूँगी कि अब वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि देखो अगर अनिका यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में तब तक कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आएगी तो इसमें मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी, क्योंकि अगर अनिका यहाँ पर आएगी तो उसके साथ मैं स्वाति के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी ढूंढ पाऊंगी या सोच पाऊंगी, क्योंकि अनिका के पास सच में कोई अच्छा आइडिया जरूर होगा। जहाँ अंजलि मामी अभी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी अब यहाँ पर अंजलि मामी के कानों में अब गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है, क्योंकि गुलेरिया हाउस से सभी अब यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के लिए पहुंच चुके थे और ये इन्हीं गाड़ियों की आवाज थी। जैसे ही अंजलि के कानों में ये आवाज आती है तो ये सुनते ही अब अंजलि मामी जल्दी से गैस के नॉब को कम कर देती है और अब वो जल्दी से हॉल की तरफ जाने लगती है। तभी यहाँ पर अंजलि मामी के कानों में सभी बच्चों के बोलने की आवाजें आती है और ये सारी ही आवाजें ये चहचहाट सुनकर तो अब अंजलि मामी के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है। इधर कुछ ही देर में नानी माँ भी हॉल में आते हुए कहती है, अंजलि रिया आई है क्या, क्योंकि मुझे अभी रिया की आवाज सुनाई दी, क्या सच में मेरी रिया यहाँ पर आई है। इधर नानी माँ की ये बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, हाँ माँ जी रिया आई है, और सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि घर में बच्चों की रौनक आई है, क्योंकि
सारे ही बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। रिया के साथ आर्यन अलेक्जेंडर भी आए हैं, जबकि लतिका, यश, पिंकी ये सब भी आए हैं। देखिए माँ जी, आज तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मल्होत्रा हाउस में एकदम से रौनक आ गई है, वो भी बच्चों के आने से। तभी यहाँ पर हॉल में अभी सारे बच्चे भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पर अब बच्चों को एक साथ देखकर अब नानी माँ कहती है, आओ आओ बच्चों मेरे पास आओ। और यहाँ पर नानी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, बड़ी नानी माँ। यहाँ पर सभी बच्चे नानी माँ को अब हक करने लगते हैं, तो यहाँ नानी माँ भी अभी सभी बच्चों को बारी बारी से प्यार करने लगती है। तभी अब उनकी नज़र सामने से आ रही स्वाति के साथ रेवती पर पड़ती है, क्योंकि बड़ी रानी भी यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आई थी, जो कि अभी स्वाति के साथ मल्होत्रा हाउस के अंदर इंटर कर रही थी। जैसे ही नानी माँ की नज़र यहाँ पर रेवती पर पड़ी, तो वो एकदम से ही हैरान हो जाती और अब वो हैरानी से ही कहती है, रेवती। इधर ये सुनते ही प्रिंसेस लतिका कहती हैं, आप क्या हमारी बड़ी रानी को जानती हैं? देखिए ये हमारी बड़ी रानी हैं। इधर ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, आप सभी अभी यहाँ पर खेलिए। और इधर ये सुनते ही अंजलि मामी भी कहती है, बच्चों मैंने आप सभी के लिए पहले से ही वाइट सॉस पास्ता बनाया है। वो क्या है ना कि श्वेता ने तुम लोगों के लिए पहले से ही इसे रेडी करवा दिया था। मैं बस आप सभी यहाँ पर रुकिए, मैं आप सभी के लिए वो वाइट सॉस पास्ता लगवाती हूँ। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, वाह बड़ी मामी, आप हमारे लिए आपने पहले से ही वाइट सॉस पास्ता बना दिया। वाह इट्स यमी यमी, जल्दी से बस उसे लगवा दीजिए। लेकिन के मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप हमारे लिए हॉट चॉकलेट भी लाएंगी? अब रिया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी, क्यों नहीं। अरे भला मेरी रिया ये सब मांगे और मैं ना लेकर आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और ये कहते हुए ही अब अंजलि मामी किचन की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अभी स्वाति मल्होत्रा अब जब वो अंदर आ जाते हैं तब वो बड़ी रानी से कहती है, आइए बैठिए, और आइए बैठते हैं। और ये इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी भी वहाँ पर हॉल में बने हुए सोफे पर बैठ जाती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब बड़ी रानी के साथ सोफे पर बैठ जाती हैं। अब तक क्रिश भी यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो सीधा ही जब उसने देखा कि स्वाति बुआ और बड़ी रानी ये सब बातें कर रही हैं और उसकी दादी माँ वहाँ पर अपनी व्हील चेयर पर है, तो वो सीधा ही अपने रूम की तरफ जाने लगता है। इधर यहाँ पर बड़ी रानी को आज मल्होत्रा हाउस में देखकर अब नानी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही चेंज हो जाते हैं और वो अपने व्हील चेयर को अब सीधा ही अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। वो एक बार भी यहाँ पर बड़ी रानी से नहीं मिलती। इधर उन्हें ऐसे जाता हुआ देखकर अब रिया कहती है, क्या हुआ है बड़ी नानी, क्या आप खुश नहीं है क्या? अब इधर ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, कुछ नहीं बेटा, वो क्या है ना कि अभी मेरे मेडिसिन का टाइम हो गया है, तो मैं बस वो अपनी दवाइयाँ लेती हूँ जाकर। मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, बस उसी को ही लेने जा रही हूँ। इधर ये कहते हुए ही नानी माँ अपने रूम की तरफ जाने लगती है और वहाँ जाने के बाद अब वो यहाँ पर अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके अंदर जो राज है वो उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर नानी माँ ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से इतने सालों बाद रेवती एकदम से उसके सामने आ जाएगी। क्योंकि रेवती के साथ सामने आने के बाद सालों पुराने राज अब उसके सामने आने लगे थे। उन्हें जैसे ही अब खुद को आईने में देखा तो अब उन्हें आईने में कविन अवंतिका का अक्स नजर आ रहा था। मानो वो उनसे कह रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था और उस भरोसे के बदले में तुमने मेरी जान ले ली। तुम खुद से अपनी नजरें कैसे मिलाती हो लतिका?
ललिता, सच में तुमने मेरे विश्वास का खून किया है। तुमने मेरे विश्वास का तो खून किया ही किया है, साथ के साथ मेरा भी। इधर ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, नहीं नहीं अवंतिका, ये झूठ है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद के लिए अपने पति को सब कुछ बताया था, क्योंकि मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अरे इतने सालों तक मैं तुम्हारी बेटी से दूर भागती थी, लेकिन आज वो मेरे सामने, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफी की सजा देने के लिए आई हो। इधर उसकी इस बात पर अब अवंतिका कहती है, तुम कभी अपनी जिंदगी में सुख नहीं भोग पाओगी। ललिता, इस बात पर अब नानी माँ कहती है, ऐसा मत कहो तुम। देखो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। या नानी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सब कुछ पिछली बातें याद आकर अब सच में ऐसा लग रहा था जैसे खुद अवंतिका नानी माँ के सामने आकर इंसाफ मांग रही हो। और यहाँ पर नानी माँ अब वो खुद लगातार एक ही बात कह रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ।